हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हालचाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया होगे और अब तक जितना भी पढ़ाया है आपने पढ़ ही लिया होगा। तो बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? क्या कहा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। सारी एग्जाम्पल बता दी थी जो आपका 11th इंटरेस्ट में बहुत काम में आएगा, NTSC में बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अच्छा चलो सुन लो तुम मेरी बात। वो रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो लिख लो, दोज रिएक्शंस इन विच those reactions in which more reactive substance in which more reactive those reactions in which more reactive substance those reactions in which more reactive substance take place of less reactive substance take place of less reactive substance from its compound from its compound समझ में आई बेटा बात? फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड क्या? कॉल्ड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा लैंग्वेज में। अभी हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले हमें जानना होगा कि कितने टाइप की आपकी डिस्प्लेसमेंट होती हैं। तो देखिए बेटा आप ध्यान से, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सुनो बेटा ध्यान से, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो लिख लो यहां पर, फर्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, किसमें से आपकी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगी। और सेकंड हम बात करेंगे इसके अंदर मेटल डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जल्दी बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। थर्ड हम बात करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। क्लियर है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। कोई डाउट किसी को इसके अंदर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट जानने से पहले आपको जानना होगा क्या कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो ध्यान से सुनो बेटा, कान खोल के बात सुन लें आप लोग कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बेटा, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? सबको पता होगा ये, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट? या तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो स्टेबिलिटी के, नॉट स्टेबिलिटी मतलब रिएक्टिविटी, या तो आप क्या करो, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो रिएक्टिविटी के, या फिर क्या करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो रिएक्टिविटी के। तो सुनो ध्यान से, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है बेटा, द अरेंजमेंट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग
इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, इट्स रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है बेटा, सिंपल सी बात है। अब जब रिएक्टिविटी सीरीज की बात हुई तो आपको सीरीज भी याद होनी चाहिए। सुनो बेटा ध्यान से, मैं ऐसे में ना लिख के मैं ऐसे में लिख रहा हूं। सबसे पहला आपका आएगा पोटेशियम, केदार नाथ का माली, आलू चावल जरा से फीके पकाता है। उसके बाद क्या करा, इसके बाद कंटिन्यू करना है आपको, छापा, CHAPA। सुनो ध्यान से बेटा, आप सुनने वाली बात है, यहाँ पर याद होना चाहिए सबको। ये केदारनाथ का माली आलू चावल जरा फीके पकाता है, ये क्या हो गया, केदार, ये केदार, ये क्या हो गया बेटा, नाथ, केदारनाथ, ये हो गया का, केदारनाथ का, ये हो गया माली, केदारनाथ का माली आलू, आलू, फिर चावल, केदारनाथ का माली आलू चावल, फिर ये ZARA या ZRA लिख दो बस, जरा से फीके, फीके पकाता, पकाता है। ठीक है बेटा, केदारनाथ का माली आलू चावल जरा से फीके पकाता है। फिर क्या करा, छापा, छाप दिया उसका। छापा का मतलब हो गया आपका बेटा, छापा स्टैंड फॉर आपका, ये छापा का मतलब हो गया CUAG, कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। किसी किसी बुक में आपका गोल्ड पहले है प्लेटिनम बाद में है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लें। तो देख लो ध्यान से, केदारनाथ का माली आलू चावल जरा फीके पकाता है, फिर क्या करा उसने, छापा। याद रखना CHAPA, ये ट्रिक है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की। चाहो तो तुम टॉप से बॉटम लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टिविटी, क्या बेटा, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, जल्दी बोलो, रिएक्टिविटी डिक्रीज, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। और एक बात और सुन लो, अगर लिथियम दिख जाए कभी भी लिथियम, तो लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कब, एक्वस सोल्यूशन में। अगर एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है तो लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है, लेकिन होगी नहीं तुम्हारे लेवल पे बात। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बोलते रहो, साथ साथ नोट भी करते रहो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या करो, इसको सेलेक्ट करके ऊपर कर देते हैं और लिख लें बेटा, आप लोग लिखने वाली बात है। क्या लिखने वाली बात है कि हाई रिएक्टिव मेटल, कौन से हाई रिएक्टिव, जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। सुन लो, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो लिखें आप लोग, क्या लिखना था बेटा, हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस हाइड्रोजन, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम डाइल्यूट, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, फ्रॉम डाइल्यूट को भी वहाँ से हटा देते हैं, दिल लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पर, फ्रॉम डाइल्यूट, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। समझ में आई बात या नहीं आई, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। हाई रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं बेटा, हाई रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, किसमें से, डाइल्यूट एसिड में से। समझो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या लिया, देखते रहो बस इधर आप लोग, यहाँ पर लिया मैंने हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव मेटल लिया हमने यहाँ पर ये, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ पर लिया हमने एसिड। एसिड भी कैसा लेना है बेटा, एसिड लेना है दिल, मतलब डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होके मुझे मिला यहाँ पर मेटल सॉल्ट, कोई दिक्कत किसी को। और साथ साथ कौन सी गैस मिली आपको, गैस मिल गई आपको हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई।
अब तुम कैसे बताओगे कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, हाइड्रोजन का कंफर्मेशन क्या होता है? क्या कहा? बर्न विथ पॉप साउंड, बिल्कुल सही जवाब। सुनो ध्यान से, बर्न विथ पॉप साउंड, क्लियर है? पॉप। तो अगर कोई गैस रिलीज हुई और तुम उसके पास माचिस लेकर जला के या कैंडल लेकर जला के और पॉप 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 की आवाज आपके पास आने लगी, जो गैस थी आपकी पॉप साउंड से जलने लगी, तो वो गैस कौन सी थी बेटा? हाइड्रोजन थी। और किसी गैस ने अगर बुझा ही दिया, फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया, तो वो कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लो तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिया सोडियम। क्या लिया बेटा? सोडियम। सोडियम को रिएक्ट करवाया किसके साथ? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बेटा दिक्कत। सोडियम आया, सोडियम क्या था? सोडियम था बेटा, सोडियम आपका, ये देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन। ये सब क्या है बेटा? ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब भी ये सब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, सोडियम क्या था? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए हुआ क्या? हुआ आपका ये कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा कैल्शियम लिखा। अब यहाँ पर क्या लिया बेटा? यहाँ लिया हमने डाइल्यूट H2SO4। मुझे बताओ फटाफट यहाँ पर क्या बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट और ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन। नाम भी याद रखो, क्या था इसका? नाम था कैल्शियम सल्फेट। और जिस बच्चे को फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो वो मेरी वीडियो ज़रूर देख ले, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला। ये सोडियम क्लोराइड पता ही है आपको। क्लियर है बेटा? और एग्जाम्पल, चलो तुम कहते हो तो और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा जिंक, और जिंक को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। फटाफट बता दो क्या बनेगा यहाँ पर? हम जानते हैं कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक भी क्या करेगा? हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। क्लियर हो गया तक बात? जिंक सल्फेट। चलो बहुत खुशी की बात, हमने यहाँ पर फिर से सोडियम ले लिया। चलो अब सोडियम को रिएक्ट करवाया हमने H2SO4 के साथ। कैसा? दिल के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। क्या बनेगा बेटा? जल्दी बता दो तुम, क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट के साथ साथ गैस तो हमेशा हाइड्रोजन ही रिलीज होगी। क्लियर है? जल्दी बताओ मुंडी हिला के अपनी। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने लिया कॉपर। कॉपर को रिएक्ट करवाया हमने H2SO4 के साथ। कॉपर को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब मुझे फटाफट ये बता दो तुम, क्या बनेगा यहाँ पर? रिएक्शन होगी नहीं होगी? ये हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा? क्या कहा? नहीं निकालेगा। शाबाश। यहाँ क्या होगा बेटा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? बिकॉज, लिखोगे तुम, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन, किससे बेटा? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। बात समझ में आई? नहीं आई तो आंखों का इस्तेमाल करो और रिएक्टिविटी सीरीज को देखो। कॉपर कहाँ आता है बेटा? कॉपर हाइड्रोजन के बाद आ रहा है। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन के बाद आएंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, बोलो ना, नहीं करेंगे। क्लियर हो गया तक बात? तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी, कहानी सुन ली होगी आपने। आगे बढ़ा जाए यहाँ पर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात आप मेरी सुन लें तो अच्छा होगा। क्या होगा? सुनो ध्यान से। हमने यहाँ पर लिया सपोज सोडियम, और हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा? हमने यहाँ पर लिया HNO3। सोडियम भी हटा दो, हम कोई मेटल लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा? कोई मेटल लिया। हमने यहाँ पर कोई मेटल लिया, और मेटल के साथ हमने क्या लिया? HNO3 लिया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका H2 गैस रिलीज होगी बेटा? क्या यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी? ये बताओ सबसे पहले तो। इतनी दूर क्यों लिखते हैं हम? पास लिख देते हैं। सुनने वाली बात है।
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बताओ क्या जब हम डाइल्यूट ले लेते हैं, चलो हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया और उसके साथ हमने किसी मेटल का रिएक्शन करवाया तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? बोलो बेटा, रिलीज होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखें आप कि मेटल डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। तो पहला रिमार्क आपका, हम ये रिमार्क हम लिख देते हैं यहाँ पर, रिमार्क। तो पहला रिमार्क क्या हो जाएगा आपका बेटा, थोड़ा सा इसको नीचे भी कर देते हैं। पहला रिमार्क हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, फर्स्ट रिमार्क हो गया आपका इसके अंदर, मेटल डू नॉट लिबरेट, मेटल डू नॉट लिबरेट, मेटल डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन H2 gas when react with dilute नाइट्रिक एसिड। बेटा भूलना नहीं है ये, when react with dilute नाइट्रिक एसिड। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये आ गई, क्यों नहीं करेगा भाई? ऐसा क्या हुआ कि वो अब लिबरेट नहीं करेगा हाइड्रोजन? क्यों नहीं करेगा? सुन लो सेकंड पॉइंट, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज, वहां जगह नहीं थी, हमने यहां लिख दिया, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बात समझ में आ गई? नाइट्रिक एसिड क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। इट ऑक्सीडाइज क्या? जल्दी बोलो। इट ऑक्सीडाइज H2 इनटू किसके अंदर? H2O। तो बात समझ में आई आपके? जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट होगा, सुनो बेटा सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, जैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट होगा, हाइड्रोजन को लिबरेट होते ही वो उसके साथ ऑक्सीजन को चिपका देगा। हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, फौरन क्या हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, और जैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट किया, हाइड्रोजन की जगह वाटर बन गया। बात समझ में आई? नाइट्रिक एसिड, जी हाँ, नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी मेटल को रिएक्ट करोगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा। क्यों? जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, नाइट्रिक एसिड उसको कन्वर्ट कर देगा वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। क्लियर हो गई तक बात? एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस, राइटिंग अच्छी नहीं आई, सही से लिख देते हैं, चलो। इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, खुद क्या होगा, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल तुम्हारे पास है, तुमने यहाँ पर क्या लिया, HNO3 लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ तुम्हें मिलेगा मेटल का सॉल्ट मिलेगा तुम्हें, सॉल्ट नाइट्रेट होगा, मेटल नाइट्रेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मेटल नाइट्रेट। ठीक है, तुम्हें अगर नाइट्रेट समझ में नहीं आ रहा तो सॉल्ट याद रखो, मेटल का सॉल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें? नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके साथ साथ बेटा यहाँ क्या मिलेगा आपको? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ आपको मिलेगा पानी। अब क्वेश्चन तुम्हारा यह आएगा कि सर आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा नाइट्रोजन ऑक्साइड का? आया ना? तो सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन की टोटल 5 ऑक्साइड होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड होती हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग कंडीशन पर ये नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड होगी बदलती रहेगी। सुन लो ध्यान से, अगर तुमने कंसंट्रेटेड लिया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ और मिलेगी, कंसंट्रेटेड प्लस कोल्ड लिया तो कंसंट्रेटेड तो है बट ठंडा है वो, तो कोई और सी ऑक्साइड मिलेगी। तुमने डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट प्लस हॉट लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड कोई और, डाइल्यूट प्लस कोल्ड लिया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कोई और। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, बस ये ध्यान रखो, जब भी मेटल को नाइट्रिक एसिड से करोगे, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो या फिर वो डाइल्यूट हो, हाइड्रोजन तो लिबरेट नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगी, और खुद क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है तक बात? क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ
ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्लियर। अगली कहानी लिखें आप। हम आते हैं थर्ड रिमार्क पर। ओनली, व्हाट ओनली? ओनली मैग्नीशियम, ओनली मैग्नीशियम एंड, जल्दी बोलो बेटा, ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज लिबरेट, ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज लिबरेट हाइड्रोजन गैस, लिबरेट हाइड्रोजन गैस when react with, when react with, when react with किसके साथ? जल्दी बोलो यार। when react with very dilute, very dilute, very dilute नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बात समझ में आई? अगर आपने मैग्नीशियम और मैग्नीज लिया, या तो मैग्नीशियम ले लो या फिर क्या ले लो बेटा, मैग्नीज ले लो। तुमने इसको रिएक्शन करवाया किसके साथ? HNO3, और HNO3 भी कैसा? डाइल्यूट नहीं, वेरी डाइल्यूट। समझ गए? तो यहाँ पर तुम्हारे मेटिल का सॉल्ट मिलेगा, मेटिल जो भी है दोनों में से सॉल्ट, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और हाइड्रोजन गैस उड़ गई इसमें से। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छी बात थी। इसमें से अक्सर व बेशतर आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आया है। लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है बेटा। और अगर नोट्स की PDF चाहिए हो जो मैं लिख रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज करना, जितने भी मैं नोट यहाँ पर लिख रहा हूँ उसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर है बेटा? चलो अच्छी बात। हम बात करते हैं फोर्थ रिमार्क। कौन से रिमार्क हो गया था बेटा हमारा थर्ड रिमार्क हो गया था। हम बात करते हैं फोर्थ रिमार्क की। फोर्थ रिमार्क हमारा क्या है? फोर्थ रिमार्क हमारा है एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया। जल्दी बताओ बेटा, एक्वा रीजिया क्या वाला है? किस चीज को हम बोलेंगे एक्वा रीजिया? क्या कहा? नहीं पता? अभी बताते हैं। तो सुनो ध्यान से बेटा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, freshly prepared mixture of, freshly prepared mixture of three part of concentrated hydrochloric acid plus one part of, part तो रह गया, one part of concentrated नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड एक्वा रीजिया, इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। क्लियर है बेटा? इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। अब ये करता क्या है? तुम्हारी मम्मी होंगी, सबकी होती हैं, आपकी भी होंगी। तुम्हारी मम्मी के पास गोल्ड की चेन भी होगी, बिल्कुल होगी। वो कभी कभी सोचती होंगी क्यों मैं इसको साफ करवा के ले आऊँ, गोल्ड रखे रखे ऊपर से ख़राब हो गया। वो गई ज्वेलर के पास, उससे कहा कि मेरी ये गोल्ड की चेन है, इसको चमका दो ज़रा। तो क्या हुआ? उसने उस चेन को एक सोल्यूशन में डाला और चमकती हुई चेन बाहर आ गई। ऐसा क्या हुआ? चेन के ऊपर जो आपका, चेन के ऊपर की जो लेयर थी वो सोल्यूशन में ही डिसॉल्व हो गई और आपका नुकसान हो गया। आपने जो चेन दी थी अब वो थोड़ी हल्की हो गई, उसका कुछ गोल्ड सोनार के पास चला गया। तो जिस सोल्यूशन में उसने चेन को डिप करा था, जिसकी वजह से चेन की ऊपर की लेयर हट गई, वो सोल्यूशन क्या था बेटा? वो सोल्यूशन था आपका एक्वा रीजिया। तो याद रखना, एक्वा रीजिया इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पहली बात देखो है क्या, ये था आपका, ये था कंसनट्रेटेड HCl, कितना? 3 पार्ट। ये था आपका कंसनट्रेटेड HCl 3 पार्ट, प्लस आपका था कंसनट्रेटेड HNO3, कितना था? 1 पार्ट। इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वा रीजिया। क्लियर? एक्वा रीजिया। और इसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, ठीक है, रॉयल वाटर भी बोल देते हैं। क्लियर है? अब बात ये आती है, ये करता क्या है? ये क्या करता है? इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव मिक्सचर। लिख लो यहाँ पर, इट इज़ अ वेरी, कितना? वेरी रिएक्टिव, it is a very reactive mixture, it is a very reactive mixture. It can even dissolve, it can even dissolve gold
इट कैन इवन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देता है, बहुत रिएक्टिव मिक्सचर है ये क्या करता है बेटा, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देता है। बात समझ में आ गई। अब इसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टिंग स्पीशीज इन एक्वा रीजिया, reactive species in aqua regia is nascent क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन मतलब अकेला क्लोरीन, ये क्लोरीन की वजह से ही इतना रिएक्टिव होता है। तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, फिर भी सुन लो। कोई पूछे कि इतना रिएक्टिव क्यों है, रिएक्टिव स्पीशीज क्या है, नेसेंट क्लोरीन, एक क्लोरीन की वजह से ही ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बात समझ में आई यहाँ तक? अब सुनो ध्यान से। सपोज आपने क्या लिया, यहाँ पर आपने प्लेटिनम लिया, आपने यहाँ पर गोल्ड लिया, आपने रिएक्ट करवाया एक्वा रीजिया के साथ। तो एक्वा रीजिया में क्या होगा, आपका क्लोरीन रिएक्ट करेगा। पानी में जो क्लोरीन प्रोड्यूस होगा वो क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा यहाँ पर ऑरिक एसिड AuCl4। बट आई थिंक तुम्हारे लेवल पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो छोड़ दो इसको, ठीक है। बस याद रखना जो आपका रिएक्टिव स्पीशीज है वो क्या है, आपका क्लोरीन है। पूछा जाए तो बता देना, ठीक है बेटा। चलो, बहुत खुशी की बात। तो हमने देखा हमारा यहाँ पर ये पार्ट तो पूरा हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला, समझ रहे हो? तो रिवीजन करो अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। सेकंड हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। तो लिख लें आप लोग, सेकंड आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। तो फटाफट बता दो, पता होगा आपको, फिर भी बता देता हूं मैं एक बार। हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो लिख लो फटाफट यहाँ पर बेटा, क्या था, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। लिखो जल्दी जल्दी। हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस high reactive metal displace less reactive metal from its सॉल्ट सोल्यूशन। समझ में आई बात या नहीं आई? हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। कहां से करेगा डिस्प्लेस बेटा, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। क्लियर हो गया तक बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखनी है तुम्हें, एग्जाम्पल देखो, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले तुम एक बार रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा देख लो तो अच्छा रहेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तुमने लिखी ली होगी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, सपोज मेरे पास आयरन है और मैं उसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो एल्यूमिनियम आयरन को बाहर निकाल देगा। बात समझ में आई? ऐसे मैंने जिंक लिया, कहाँ गया जिंक, और कॉपर के कंपाउंड से रिएक्शन करवाया, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे हमने बोला जिंक लिया हमने, और यहाँ पर क्या लिया बेटा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। यहाँ पर लिया हमने आपका कॉपर सल्फेट। क्या लिया, कॉपर सल्फेट। क्लियर है? अब यहाँ पर हुआ क्या, हमने इसमें रिएक्ट करवाया। हम जानते हैं जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। यहाँ क्या बन गया, कॉपर। पहले ये एक्वस था, और एक्वस में कैसा होगा, ये ब्लू होगा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस। ये हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कलरलेस। तो याद रखना ये सॉलिड बन गए यहाँ पर। अब कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ गई होगी आपके यहाँ तक। सिंपल सी बात थी कि हमने क्या करा, जिंक लिया, जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाया और आपका कहानी ही बदल गई। ठीक है, ऐसे देखो हमने यहाँ पर आयरन लिया। क्या लिया हमने, आयरन। क्या लिया हमने, लिया आयरन Fe को रिएक्शन करवाया हमने कॉपर सल्फेट के साथ, और जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया बेटा, क्या बनेगा यहाँ पर हम जानते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जानते हो ना, अभी देखा था आयरन क्या था, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। तो ये बन जाएगा आपका Fe2
SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट, और ये कॉपर को बाहर निकाल दिया। पहले ये कैसा था, पहले मैं ब्लू हुआ करता था, फिर जब से मैं रिएक्ट किया आयरन के साथ तो मैं कैसा हो गया, मैं ब्राउन हो गया। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी आपका आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या होगा, ब्राउन हो जाएगा। अगर ब्राउन ऑप्शन में नहीं है, सुन लो ध्यान से, अगर ब्राउन ऑप्शन में नहीं है तो मतलब वो बात किसकी कर रहे हैं, आपकी फेरस सल्फेट की। अगर दोनों ऑप्शन में है तो मुझे फेरिक सल्फेट ही लगाना है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल फेरिक सल्फेट होता है। लेकिन फेरिक सल्फेट ऑप्शन में नहीं है तो मतलब क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, याद रखना, ठीक है ना बेटा। लेकिन आप उसी की बात करें। क्लियर हो गया तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो याद रखना क्या होगा, ब्राउन होगा। ब्राउन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, मजबूरी है हमारी, फिर हम ग्रीन लगाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, आई मीन वो ऑप्शन के ऊपर है। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर पीछे एक बार देख लें। चलो हो गई सारी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ, रिएक्शन करवाया Fe2O3 के साथ, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम क्या है बेटा, आपने देखा था अभी, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन, एल्यूमिनियम कहाँ गया, ये रहा एल्यूमिनियम, आलू। आलू किससे ज़्यादा है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर आपका बन जाएगा ये Al2O3, और ये बनेगा आपका आयरन, और ये बहुत गर्म होगा, मोल्टन होगा, पिघला हुआ, ये मोल्टन स्टेट में आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको हीट मिलेगी। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो रिएक्शन थी, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी थी, कैसी थी बेटा, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में सबसे पहले मैंने क्या देखा कि ये आपकी एक्सोथर्मिक थी, एक्सोथर्मिक थी। उसके साथ साथ ये क्या थी, आपकी डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट थी। उसके साथ साथ एक चीज ये और थी, क्या थी आपकी, थर्माइट, थर्माइट रिएक्शन। ये थर्माइट रिएक्शन थी। अभी हम एक दो लेक्चर के बाद देखेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन भी थी भाई। कैसे थी, अभी ध्यान मत दो, आगे देखेंगे। ये रिडॉक्स रिएक्शन भी थी। अब सुनो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, सुनो ध्यान से। अब तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है बेटा, नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूँ, पढ़ना। वहाँ पर तुम देखोगे एक पेज पर, इसी चैप्टर का कोई पेज होगा, वहाँ पर एक इंसान रेलवे ट्रैक पे बैठा है। रेलवे ट्रैक पे बैठ के पॉटी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो रेलवे ट्रैक पे बैठा है, और वहाँ पर जो आपकी रेलवे लाइन्स होती हैं उसमें क्रैक आ गया, वो उसको जोड़ रहा है, उस क्रैक को फिल कर रहा है। कैसे फिल कर रहा है, इस रिएक्शन से। क्योंकि जब भी ये रिएक्शन होगी मुझे आयरन कैसा मिलेगा, मोल्टन मिलेगा, और जो क्रैक आया हुआ है वहाँ पर मोल्टन आयरन को आप फिल कर दें, वो जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन यूज़ की जाती है आपको किसी भी हैवी मशीन पार्ट या रेलवे ट्रैक में क्रैक्स आ जाए तो उसको फिल करने के लिए। तो रेलवे लाइंस को जोड़ने के लिए, उसमें जो क्रैक है उसको फिल करने के लिए, या मशीन पार्ट, ऐसे मशीन पार्ट जिसको आप लेके नहीं जा सकते, बहुत हैवी हैं, तो वो जुड़ेंगे कैसे, उसकी आप वेल्डिंग नहीं बोलेंगे इसको, खैर आप उसको जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, इस रिएक्शन के थ्रू। तो दिस रिएक्शन इज यूज टू रिपेयर हैवी मशीन पार्ट्स एंड रेलवे ट्रैक्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो लिख ले आप, दिस रिएक्शन is used to repair heavy machine parts and रेलवे लाइंस। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई, रेलवे ट्रैक्स। क्लियर हो गया तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी, अक्सर एग्जाम में आती है, अक्सर कंपटीशन में आती है, तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा आपका, पीछे जगह थी क्या, एक एग्जाम्पल बची है बस, नहीं है जगह। तो इधर देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा कॉपर का रिएक्शन करवाया किसके साथ, हमने जिंक सल्फेट के साथ। अब बताओ रिएक्शन होगी, जल्दी बोल दो, क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक।
यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। क्यों, बिकॉज बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जिंक नहीं, जिंक। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो बात समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। तुमसे पूछा जाए कि बेटा बता दो जरा, क्या ये रिएक्शन होगी कॉपर प्लस AgNO3? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगा या नहीं होगा? होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ, ये रिएक्शन होगी? जी हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो ध्यान से तुम, अब बहुत से बच्चों का आंसर होगा होगी, और बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा होगा नहीं होगी। तो भाई नहीं क्यों नहीं होगी? आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो देखी है ना। तो देखो ये सिल्वर है, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। तो जब ज्यादा रिएक्टिव वाला रिएक्ट करेगा लेस रिएक्टिव वाले से, तो लात मार के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है बेटा, क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ क्या, अरे सिल्वर नाइट्रेट नहीं, कॉपर नाइट्रेट। यार क्या तुम लोग क्या कहलवा रहे हो? क्या बन गया आपका, ये कॉपर नाइट्रेट, और ये बन गया आपका सिल्वर। बात समझ में आ गई? कलर क्या होगा जल्दी बताओ, BLUE, ब्लू। तो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये रिएक्शन पॉसिबल थी। 11 एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉपर ने डिस्प्लेस नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव था। बट यहाँ पर कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। बस थोड़ा सा और सब्र रखें आप, लास्ट है इसमें। अब आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। थर्ड पार्ट हम बात करें इसके अंदर बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया तक बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स। अब सुन लो ध्यान से जरा, इसके अंदर क्या कहानी है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस आपके होते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल सबने देखी होगी, 18 ग्रुप होते हैं। तो जो सेकंड लास्ट ग्रुप है, नोबेल गैस से जो पहले ग्रुप है आपका, ग्रुप नंबर, कौन सा ग्रुप बेटा, ग्रुप नंबर 17। इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। क्यों बोलते हैं हैलोजेंस? बिकॉज ये सी सॉल्ट फॉर्मिंग। ये कहाँ से मिलते हैं? सी सॉल्ट। ठीक है, सी में जो सॉल्ट होता है उससे में मिलते हैं। सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। कौन कौन से होते हैं? ये आपका होता है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। सुन लो ध्यान से, ये क्या होता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। और यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हुआ बेटा? रिएक्टिविटी, बोलो जल्दी यार, चुप मत रहो तुम लोग। रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। बात समझ में? DEC डिक्रीज है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा ये मत सोचना कि सर ने क्या लिख दिया ये। ठीक है, DEC क्या हो गया? पर डिक्रीज। तो ये बात समझ में आ गई आपके, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब सुन लो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा फ्लोरीन। क्या लिखा बेटा? फ्लोरीन। यहाँ मैंने कंपाउंड लिया आपका NaX। क्या लिया? NaX। फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन X को लात मार के बाहर निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? NaF। क्या यार, क्या आ गया? NaF प्लस X2। अब सुन लो ध्यान से यार, सुनने वाली बात है। यहाँ पर X क्या हो सकता था? फ्लोरीन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? फ्लोरीन क्लोरीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो X क्लोरीन भी हो सकता था। ये ब्रोमीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन भी हो सकता था। ये आयोडीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयोडीन भी हो सकता था। इसको तो हमें यूज़ ही नहीं करना क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसको हटा दो। तुम ध्यान रखना, X क्या हो सकता था आपका? Cl भी हो सकता था, Br भी हो सकता था, और I भी हो सकता था। अब यहाँ पर लिया मैंने Cl2 को रिएक्ट करवाया, किसके साथ करवाया? NaX। क्या बनेगा यहाँ पर? Cl ने लात मार के बाहर निकाल दिया हेलोजन को। अब X क्या हो सकता था बेटा? क्या X फ्लोरीन हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है। अगर क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है तो वो किसको करेगा? वो जिससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम जानते हैं क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। सुन लो यार, यहाँ पर X क्या हो सकता है आपका? Br हो सकता है,
और यहाँ पर x हो सकता है आपका क्या, x हो सकता है i, ठीक है। ये आपका br हो सकता था, चलो यहाँ पे 2 हटा दे रहे हैं, ये आपका br हो सकता था, और क्या हो सकता था आपका, ये हो सकता था br, और br के बाद हो सकता था i। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना, बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन जो था आपका इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इन दोनों में से कोई भी होगा, क्लोरीन उसको बाहर निकाल देगा। अब हमने यहाँ लिखा ब्रोमीन। अब बेटा मुझे ये बताओ, ब्रोमीन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर अगर आयोडीन होगा तो ब्रोमीन क्या करेगा बेटा, आयोडीन को बाहर निकाल देगा। और अगर ब्रोमीन नहीं है, अगर आयोडीन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा देख लो इसको एक बार। अब क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, आप पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो ध्यान से देखो बेटा, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो हमने यहाँ पर लिखा आपका, हमने लिखा फ्लोरीन, और हमने यहाँ पर लिख दिया आपका NaCl। ये पॉसिबल है? नहीं है, बताना। हमने यहाँ पर लिखा Cl2, हमने यहाँ पर लिख दिया आपका Ki। बताओ ये पॉसिबल है? फिर ये हो गया A, ये हो गया B, ये आपका हो जाएगा C। यहाँ पर लिख दिया मैंने Br2, और यहाँ क्या लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ लिखा मैंने NaCl। क्लियर? D लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने Br2, और यहाँ लिखा मैंने आपका NaI। बताओ कौन सी पॉसिबल नहीं है? तो देखो बेटा ध्यान से, फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा, पॉसिबल है। क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा, पॉसिबल है। क्या ब्रोमीन क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है? जल्दी बताओ बेटा। हमने देखा था सबसे रिएक्टिव था फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो ब्रोमीन क्लोरीन से कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? जल्दी बताओ। बिकॉज Br is less reactive, because Br is less reactive than Cl। क्लियर हो गया तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा अगर सुना होगा तो, और नहीं सुना होगा, किसी की यादों में खोए रहे होगे, जल्दी जल्दी लेक्चर आगे निकाला होगा तो नहीं आया होगा। तो प्लीज़ अच्छे से आप पढ़ाई करें, जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हो? रिवीजन करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।